नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने फोरेंसिक साइंस का मृत्यु और मृत्यु के चिन्ह हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए पोस्टमार्टम यानी शव परीक्षण उसका अध्ययन करेंगे। शव परीक्षण के लिए हमें सबसे पहले उसका सामान्य अर्थ क्या है, शव परीक्षा का उद्देश्य क्या है यानी पोस्टमार्टम का उद्देश्य क्या है, शव परीक्षा से पूर्व बरती जाने वाली क्या क्या सावधानियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शव परीक्षा करने का समय क्या होता है, टाइमिंग क्या होती है, पोस्टमार्टम कब किया जाता है और शव परीक्षा कैसे की जाएगी, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है और ये इसके दो टाइप्स होते हैं। शव परीक्षा कैसे की जाएगी, इसके ए बाह्य शव परीक्षा और बी आंतरिक शव परीक्षा, एक्सटर्नल पोस्टमार्टम और इंटरनल पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है अंतस्यों को एकत्रित करना, प्रिजर्वेशन ऑफ विसराज को किस तरीके से एकत्रित किया जाएगा उसके बारे में, और कुछ विशेष स्थितियों में चीज़ों को भी संरक्षित किया जाना। ये 7 टाइप्स है जो पोस्टमार्टम के बारे में इम्पोर्टेंट है। हम इसका अध्ययन करेंगे 1 बाई 1। पोस्टमार्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका सामान्य नंबर 1 जो सामान्य है अर्थ क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इससे पहले ये कि जो लास्ट वीडियो पोस्टमार्टम के बारे में, डेथ के बारे में और मृत्यु चिन्ह के बारे में जो बनाया गया था, अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, उसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आइए करते हैं हम चर्चा शव परीक्षण की, पोस्टमार्टम की। सामान्य नंबर 1 जो सामान्य अर्थ है इसका, तो चिकित्सा न्यायशास्त्र में पोस्टमार्टम का अध्ययन अपना अलग ही महत्व रखता है। ज़्यादातर मामलों में अपराध और अपराधी का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जहाँ पर किसी अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं हो, जहाँ पर किसी अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस नहीं हो या बॉडी है वो क्षत विक्षत हालत में प्राप्त होती है, वहाँ पर क्या होता है, शव परीक्षण करने वाला चिकित्सक अपनी राय को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अगर नहीं देता है तो वह रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। वहाँ पर शव परीक्षण के माध्यम से अपराध से अपराधी तक पहुँचने में मदद मिलती है तथा विशेष रूप से परीक्षण किन का किया जाता है उसके बारे में देखिए, जैसे पैथोलॉजिकल परीक्षण, हिस्टोलॉजिकल परीक्षण, बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण, बाइकोलॉजिकल परीक्षण, बायोकेमिकल परीक्षण, टैक्सोकोलॉजिकल परीक्षण इत्यादि ये पोस्टमार्टम किए जाते हैं। शव परीक्षण का उद्देश्य क्या है? शव परीक्षण का उद्देश्य क्या है? मृत शरीर की शव परीक्षा करने पर कई प्रकार के तथ्य हमारे सामने आते हैं जो कि न केवल अन्वेषण अधिकारी को बल्कि कोर्ट को भी सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मार्गदर्शक करते हैं। शव परीक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मृतक की पहचान स्थापित करना। इसकी आवश्यकता खास तौर से उस समय पड़ती है जब किसी व्यक्ति का शव छिन्न भिन्न अवस्था में मिलता है। यानी शव परीक्षा का उद्देश्य क्या है? मृतक की पहचान स्थापित करना। दूसरा, कितने समय पूर्व मृत्यु हुई है अर्थात मृत्यु का समय मालूम करना। बॉडी जो डेड बॉडी है वो कब इसकी मृत्यु हुई थी और इसका मृत्यु का समय क्या था इसके बारे में पता करना। तीसरा है मृत्यु के कारणों का पता लगाना, मृत्यु किस कारण से हुई इसका पता लगाना। शव परीक्षा से इस बात का पता लगाया जाता है कि मृतक की मृत्यु किन कारणों से हुई, यानी वह प्राकृतिक है या आकस्मिक है या हिंसात्मक है। मृतक के शरीर पर हत्या के चिन्ह हो या साक्ष्य है वह प्रमाणों को खोजना। जो मृतक है उसके शरीर पर कोई ऐसे कोई हत्या करने के चिन्ह है या कोई एविडेंस है उनको खोज करना। मृत्यु के स्थान का पता लगाना, यानी जो मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई है इसका ये उद्देश्य होता है। हत्या, आत्महत्या आदि में प्रयुक्त किए गए उपकरणों, औजारों आदि का पता लगाना। यदि हत्या या आत्महत्या में किसी विष का उपयोग किया गया है, किसी जहर का उपयोग किया गया है तो उस विष का पता लगाना इसके उद्देश्यों में माना जाता है। और यदि किसी जानवर द्वारा कोई मृत्यु कारित की गई है तो इसका भी निश्चय करना कि ये मृत्यु जानवर द्वारा कारित की गई है। और शिशुओं की दशा में यह पता लगाना कि मृत्यु के समय वह जीवित था या मृत ही पैदा हुआ था। ये सब पोस्टमार्टम से पता लगाया जाता है और ये पोस्टमार्टम के उद्देश्य हैं जो मैंने अभी आपसे चर्चा की है। शव परीक्षा से पूर्व क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए?
तीसरा जो टॉपिक है शव परीक्षा का नंबर 1, इसका हमने शव परीक्षण का सामान्य अर्थ पढ़ा। इसके बाद में शव परीक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, और तीसरा जो है शव परीक्षा से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए पोस्टमार्टम करने से पहले। पोस्टमार्टम का कार्य उतना आसान नहीं है जितना उसे समझा जाता है। हर जगह सावधानी व सतर्कता बरती जानी जरूरी होती है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दे तो इससे सारा मामला संदेहास्पद हो जाता है, और जो संदेहास्पद हो जाने के कारण जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो जाती है, संदेह के घेरे में आ जाती है, और पोस्टमार्टम को अच्छा नहीं माना जाता। अब चिकित्सा विधि शास्त्री का ये कर्तव्य है कि वह उस कार्य को अत्यंत सावधानी से संपन्न करे। पोस्टमार्टम के पूर्व किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है, उनमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि शव की परीक्षा के लिए अनुमति या प्राधिकार प्राप्त करना। शव की परीक्षा के लिए अनुमति या प्राधिकार प्राप्त करना। शव परीक्षा पोस्टमार्टम करना है, उसकी अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है, ऐसी कोई अथॉरिटी प्राप्त करना। शव की पहचान स्थापित करना, मामले का पूर्ण वृत्तांत जानना, और अपराध स्थल घटनास्थल की जांच करना। शव पर अंकित क्षतियों या चोटों घावों आदि की पुलिस रिपोर्ट से पुष्टि करना। शव के शरीर पर पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करना, यानी इस पर जो पोस्टमार्टम करने से पहले अनुमति ली है कि नहीं ली है। शव की पहचान स्थापित करना, ये बॉडी है किसकी, मामले का पूरा वृत्तांत जानना, अपराध स्थल घटना की जांच करना, और शव पर जो चोटें आई गई है, घाव है या वो पुलिस रिपोर्ट से उसकी पुष्टि करना, और शव के शरीर पर पाई जाने वाली कोई वस्तु है तो उसकी सूची तैयार करना, उसके शरीर पर क्या क्या चीज़ें थी। नंबर 1 हम बात करते हैं सावधानियों की। तो सबसे पहले अनुमति प्राप्त करना, इसका थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अनुमति प्राप्त करना, शव परीक्षा के लिए अनुमति या प्राधिकार प्राप्त करना प्रथम आवश्यकता है। कोई भी चिकित्सा अधिकारी बिना अनुमति या प्राधिकार के पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। इस प्रकार की अनुमति या प्राधिकार किन के द्वारा लिया जाएगा, पुलिस निरीक्षक के द्वारा, पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा और मृत्यु समीक्षक के द्वारा। कलकत्ता, मुंबई इत्यादि महानगरों में कोरोनर होता है, वहाँ पे कोरोनर के द्वारा इसकी परमिशन ली जाती है। उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा लिखित आदेश पर क्या किया जाता है, शव की परीक्षा की जाती है। इनका जब अथॉरिटी मिल जाएगी तभी वो पोस्टमार्टम करेगा। शव परीक्षा के लिए जब चिकित्सा अधिकारी से निवेदन किया जाता है तब आवेदन पत्र में शव का नाम, आयु, लिंग, धर्म, मृत्यु का कारण आदि का उल्लेख किया जाता है, और ऐसा आवेदन पत्र चालान, पंचनामा या मृत्यु समीक्षा के रूप में हो सकता है। आवेदन पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि शव की परीक्षा किया जाना क्यों आवश्यक है, कि पोस्टमार्टम क्यों किया जा रहा है, ये बातें उसमें लिखी जाएगी। शव का आवेदन पत्र होगा उसके अंदर। शव की पहचान स्थापित करना, दूसरा जो हमारा टॉपिक था, शव की पहचान स्थापित करना। शव की पहचान स्थापित करना, इसमें शव परीक्षा से पूर्व शव की पहचान स्थापित कर लेना आवश्यक है, ताकि परीक्षा उसी शव की हो जिसकी की जानी है। इससे किसी अन्य शव की परीक्षा कर लिए जाने का खतरा टल जाता है। शव की पहचान खास तौर से ऐसे मामलों में आवश्यक हो जाती है जिनमें शव छिन्न भिन्न अवस्था में पाया जाता है या विकर्षित अवस्था में होता है। यह आसानी से पहचान में नहीं आता। इनकी पहचान निम्न व्यक्तियों के द्वारा कराई जा सकती है: पुलिस अधिकारी के द्वारा, मृतक के रिश्तेदार या नातेदार द्वारा, मृतक के किसी मित्र द्वारा, घटनास्थल पर उपस्थित किसी परिचित द्वारा भी इसकी पहचान स्थापित की जा सकती है। जिस व्यक्ति द्वारा शव की पहचान की जाती है उसका नाम, पता आदि लेखबद्ध किया जाएगा। यदि किसी अज्ञात व्यक्ति का है शव तो उसके बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि उसके आधार पर आगे कभी भी मृतक को पहचाना जा सके। जैसे लिंग, आयु, ऊंचाई, वजन, दंत सूत्र, शरीर पर अंकित चिन्ह है जैसे तिल, मसा, गोदन चिन्ह आदि, शरीर पर चोट, घाव, जलने आदि का कोई निशान है, या उसके कैसे वस्त्र पहने हुए, अंगुली चिन्ह है, या उसके फुटप्रिंट, पद चिन्ह, मूल, वंश, धर्म आदि। ऐसे मामलों में मृतक का फोटो चित्र अवश्य लेना चाहिए। जहाँ अजनबी है, जहाँ अज्ञात व्यक्ति है, उसका पोस्टमार्टम करते समय ये सावधानियाँ रखनी चाहिए चिकित्सक को। मामले का पूर्ण वृत्तांत जानना, जो नेक्स्ट टॉपिक है, मामले का पूर्ण वृत्तांत। सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि शव परीक्षा से पूर्व मृतक के संबंध में तथा घटना की परिस्थितियां आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जानी चाहिए। घटनास्थल की भी जांच की जानी चाहिए। प्राय यह कहा जाता है कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियाँ नहीं। यह कुछ सीमा तक सही है। घटनास्थल पर अंकित तथ्य एवं परवर्ती परिस्थितियों से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकती है जो अपराध से अपराधी तक ले जाने में सहायक होती है। अतः शव परीक्षा से पहले चिकित्सा अधिकारी को अपराध स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेना चाहिए।
वहाँ खास तौर से निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए कि शव की स्थिति अर्थात वह कहाँ से किस दिशा में और किस रूप में पड़ा है। शव के आसपास पड़ी वस्तुओं का अवलोकन कर ले। शव के पास पड़े अस्त्रों या शस्त्रों औजारों का कोई है तो उनका देखें। शव के इन अस्त्रों शस्त्रों औजारों उपकरणों आदि का संबंध में या तारतम्यता, रक्त आदि के धब्बे, शव पर हिंसा या बल प्रयोग चिन्ह, जमीन पर निशान आदि घटनास्थल पर चिकित्सा अधिकारी को देखना चाहिए और उसका फोटो भी लिया जाना चाहिए। ये फोटो सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे काम आए। घटनास्थल पर मानव द्वारा अपने अन्वेषण कार्य में कोई वस्तु या चीज़ उसकी आंखों से ओझल रह सकती है, परंतु फोटो में चित्र लेते समय वो मनुष्य द्वारा रही गई या किसी कमी को दूर की जा सकती है, जिससे अन्वेषण में काफ़ी मदद मिलती है। फ़ोटो भी भिन्न भिन्न कोणों से लिया जाना चाहिए ताकि हर एंगल से फ़ोटो लेंगे तो उस घटनास्थल के बारे में अच्छे से पता चल सकेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है शव पर अंकित क्षतियाँ या पुष्टि। जो शव पर चोटें वगैरह आई है उनके बारे में भी सावधानी रखनी चाहिए। शव परीक्षा के समय मृतक के शरीर पर अंकित जो चोटें हैं उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि शरीर पर पाई जाने वाली चोटें जीवित अवस्था में कारित हुई थी या मृत्यु के बाद में कारित की गई है। कभी कभी मृत्यु के बाद भी शव पर शारीरिक क्षतियाँ कारित हो जाती है, जैसे चूहों के द्वारा कुतरे जाने से, शव को हटाते समय आई खरोंचें। यदि इन उपयुक्त बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो परीक्षा के परिणाम गलत आने की संभावनाएं हो जाती है और शव परीक्षा करने वाले चिकित्सक विधि शास्त्री पर गलत परीक्षण का आरोप लगाया जा सकता है। अतः चिकित्सा विधि शास्त्री को चाहिए कि वह शव परीक्षा से पूर्व शव पर अंकित चोटों या जो इंजरीज है उनका पुलिस रिपोर्ट से मिलान कर ले। जो पुलिस रिपोर्ट में इंजरीज आई है उसके बाद में अगर बॉडी पर कोई और इंजरी है तो उससे डाउट हो जाता है कि ये चोटें बाद में आई होंगी। यदि पुलिस रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट में अंकित क्षतियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है तो शव का पंचनामा फिर से तैयार करवाया जाना सुरक्षित रहता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वस्तुओं की जो सूची। उसके शरीर पर जो शव है, जो बॉडी है, उसके शरीर पर अगर कोई चीज़ें पाई जाती है तो उनकी एक सूची तैयार करनी चाहिए जो पुलिस को दे देनी चाहिए। शव के शरीर पर मुख्य रूप से वस्त्र, आभूषण, घड़ी, ऐनक, जूते, गोलियां, वस्तुएं आदि पाई जाती है। इन वस्तुओं से शव की पहचान में काफ़ी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो शव परीक्षा करने का समय। देखिए हमने सामान्य अर्थ पढ़ा, शव परीक्षा का उद्देश्य पढ़ा और शव परीक्षा से पहले जो बरती जाने वाली सावधानी है उसके बारे में देखा हमने, सावधानियों के बारे में। अब शव परीक्षा करने का समय, पोस्टमार्टम करने का जो टाइम है वो क्या होगा। मृत व्यक्ति की मृत्यु का वास्तविक व सही कारण की जानकारी हेतु जो शव परीक्षा की जाती है वह सूर्योदय के पश्चात व सूर्यास्त के पूर्व के समय में ही किया जाना चाहिए। यानी पोस्टमार्टम का टाइमिंग क्या होगा, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, ताकि मृत शरीर पर चोटों के निशान, अभिरंजन इत्यादि का सही आकलन व परीक्षा रिपोर्ट में किया जा सके। अभिरंजन मैंने बताया था आपको, परंतु कई बार ऐसे मृत शरीर भी लाए जाते हैं जो सूर्यास्त हो चुका होता है और पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट चिकित्सा अधिकारी से यह निवेदन करते हैं कि इसका बाहरी शव परीक्षण अवश्य करें। देखिए शव परीक्षण दो प्रकार से होता है, मैंने बताया बाह्य शव परीक्षण और आंतरिक शव परीक्षण। जो बाह्य शव परीक्षण में क्या होता है वो ऊपर जो बॉडी को जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में पता किया जाता है। तो डॉक्टर से अगर रिक्वेस्ट करें कि इसका बाह्य शव परीक्षण किया जाए, क्योंकि सूर्योदय होने का इंतज़ार करने पर ये घाव या चोटों के निशान या अभिरंजन के रंग में बदलाव आने की संभावना हो जाती है। जब चिकित्सक को भी लगे कि उक्त तथ्य सही है, सूर्योदय का इंतजार करने तक उस मृत शरीर के ताज़ा आकार में जैसे अभिरंजन के रंग वगैरह में परिवर्तन आ जाएगा तो वह रात में भी इस शव का बाहरी परीक्षण कर सकता है। परंतु इसके लिए शव परीक्षण स्थल पर पूरी रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि चिकित्सक या चिकित्सकों का दल आसानी से उस रोशनी में अभिरंजन के रंगों की पहचान व छोटी से छोटी चोट या चिन्ह जिसके कारण मृत्यु होना संभावित लगता है को नोट कर सके। इस प्रकार के शव का पूर्ण परीक्षण अर्थात आंतरिक शव परीक्षण प्रातःकाल या सूर्योदय होने के पश्चात ही किया जाएगा, लेकिन बाह्य परीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में तो है जहाँ पर सूर्यास्त के पश्चात बाह्य शव परीक्षण किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, शव परीक्षण कैसे किया जाएगा, शव परीक्षण कैसे की जाए। शव परीक्षा का कार्य उतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जाता है। इस कार्य को एक अच्छा शिक्षित, अनुभवी एवं कुशल चिकित्सा अधिकारी ही सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। शव परीक्षा दो रीतियों से की जाती है, बाह्य शव परीक्षा और आंतरिक शव परीक्षा।
बाह्य शव परीक्षा क्या है? इस प्रकार की शव परीक्षा मृत शरीर को बिना चीरफाड़ किए बाहरी परीक्षण द्वारा की जाती है, यानी कोई चीरफाड़ नहीं होती, बाह्य आवरण की जाती है। बाह्य परीक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इस परीक्षण से उन बातों को देखा जाता है जो कि शव के शरीर पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। इससे अपराध एवं अपराधी का पता लगाने में आसानी हो जाती है। शव परीक्षण, बाह्य शव परीक्षण करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और इसकी सूचनाएं भी लिख ली जानी चाहिए, जैसे मृतक का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, जाति, उपजाति, परीक्षण का समय अवश्य लिखना चाहिए। शव की शिनाख्त या पहचान भी आवश्यक है। अतः मृत शरीर को लाने वाले उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक यानी ASI, SI जो भी है या CI है, उसका नाम, बेल्ट नंबर, थाने का नाम आदि सब बातें लिख ली जानी चाहिए। मृतक का नज़दीकी संबंधी जो शव को पहचानता है उसका भी नाम लिखा जाना चाहिए। लावारिस, अगर लाश का परीक्षण किया जा रहा है तो लावारिस लाश के परीक्षण के समय सर्वप्रथम शव के शारीरिक लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और उसे लेखबद्ध करना चाहिए, जैसे रंग, उस बॉडी का रंग कैसा है, लिंग क्या है, आयु, बालों की स्थिति, रंग, लंबाई आदि, आंखों की स्थिति, रंग, भौहें आदि, मूल, वंश, ये सब बातें उसमें लिखी जानी चाहिए। और इसके अलावा धर्म, चेहरे की आकृति, शरीर पर अंकित चिन्ह है जैसे गोदन चिन्ह है, क्षति चिन्ह है, अगर कोई चोटों के निशान है या कोई टैटू वगैरह तो उसका भी, तिल, मस्से, अस्थियों की बनावट, मोटाई, पतलापन, वस्त्रों की स्थिति, कटे फटे हैं तो या कपड़ों पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा इत्यादि तो नहीं है, ये सब बातें ध्यान से देख लेना चाहिए। शव का फोटो चित्र ले लिए जाने की अपेक्षा की जाती है। यदि विष पान से मृत्यु की आशंका हो तो शव का वजन भी लेना चाहिए। अगर पॉइजन से है तो उसका वजन भी किया जाना चाहिए। वस्त्रों की जांच, शव परीक्षा में वस्त्रों की जांच भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें मृत्यु के कारणों का पता चलता है। वस्त्रों की स्थिति से यह आसानी से पता चल जाता है कि मृत्यु कैसे की गई है, अर्थात हिंसा या बल प्रयोग के द्वारा या बंदूक की गोली आदि से। वस्त्रों की जांच में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वस्त्र कटे फटे तो नहीं है, यदि कटे फटे तो कहाँ से हैं, बटन तो नहीं टूटे हैं, कपड़े अस्त व्यस्त तो नहीं है, कपड़े कहीं से जले हुए तो नहीं है, कपड़ों पर कहीं छेद तो नहीं है, कपड़े पर कहीं रक्त आदि के धब्बे तो नहीं है, कपड़ों पर पेट्रोल, केरोसिन आदि के धब्बे तो नहीं है, कपड़ों में गंध तो नहीं आ रही है, कपड़ों पर दस्त, वमन, कीचड़, मिट्टी आदि के दाग तो नहीं है, कपड़ों पर बाल आदि तो नहीं है, कपड़ों पर अंगुलियां आदि के निशान तो नहीं है, आदि आदि गंध, दाग, धब्बे युक्त कपड़ों को रासायनिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा छिद्र, योनि आदि की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि शरीर के छिद्र वाले अंगों की भी सूक्ष्मता से जांच करनी चाहिए। ऐसे अंग मुंह है, नाक, मूत्र मार्ग, नाभि, योनि आदि है। ऐसी जांच में खास तौर से देखना चाहिए कि किसी अंग से कोई विसर्जन तो नहीं हो रहा है या योनि द्वार में से कोई चीज़ ठूंसी हुई तो नहीं है। योनि में मोटी लकड़ी ठूंसने से योनि द्वार व गर्भाशय नष्ट होने से मृत्यु हो जाती है। तो ये सब बातें पहले से रखनी चाहिए, सावधानियाँ। ठीक है, बाह्य शव परीक्षण करते समय इन चीज़ों को देखना चाहिए। सिर, गर्दन आदि की भी जाँच की जानी चाहिए। हिंसात्मक हत्या या आत्महत्या के मामलों में सिर, गर्दन आदि की बारीकी से जांच की जाने की अपेक्षा की जाती है। यदि हत्या या आत्महत्या गले में फांसी का फंदा डालकर की गई है या गला दबाकर की गई है तो गले पर रस्सी के निशान, नाखून, अंगुलियों के निशान आदि मिल सकते हैं। इसी प्रकार यदि सिर या गर्दन आदि पर चाकू, तलवार, सरिया आदि से कोई धारदार हथियार से कोई वार किया गया तो इनके लक्षण पाए जा सकते हैं। इन सबको लिख लेना चाहिए। शव के सतह की जाँच की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर उस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। हमारे भारत देश में यह परंपरा है कि उस मृत शरीर को जलने से पहले उसे नहलाया या धोया जाता है। अतः इस समय उसके शरीर के चारों ओर की स्थिति को पूरे ढंग से देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शव पर इस प्रकार के महत्वपूर्ण चिन्ह पाए जा सकते हैं जिनसे मृत्यु के कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है, जैसे शरीर के रोग लक्षण, त्वचा सूजन, त्वचा रोग, पीलिया, वातस्फीति, लकवा, नारू आदि, शरीर पर लगे रक्त, वीर्य, कीचड़, मिट्टी, वमन आदि के धब्बे, केरोसिन, पेट्रोल, विष, बारूद आदि के धब्बे या चिन्ह, शरीर पर इंजेक्शन आदि के निशान। उक्त प्रकार का मामला पाए जाने पर उस शव का फोटो चित्र ले लिया जाना चाहिए जो कि साक्ष्य में काम आ सकता है। अगर नवजात शिशु की जाँच करनी हो तो नवजात शिशु की जांच के शव परीक्षण में सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि शिशु जीवित जन्मा था या मृत। इस परीक्षण हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शिशु की छाती का आकार अर्थात वह चपटी है या वक्राकार है और अस्थि वमन के अंदर विद्यमान है या नहीं है, और इसके साथ साथ रंगों का भी, बॉडी का रंग कैसा है,
मृत जो शरीर पाया गया है, शव पाया गया है, उससे उजलाया गया है और उस शव का रंग कैसा है, गेहूँ है या सफ़ेद है या काला है, उससे इसकी पहचान स्थापित करने में तथा चिकित्सा अधिकारी के न्यायालय में अपने साक्ष्य के समय याददाश्त ताज़ा करने में आसानी होती है। इसके अलावा व्यावसायिक चिन्ह हैं। इसके अलावा व्यावसायिक चिन्ह की बात करें हम, शव परीक्षण हेतु लाया गया है उस व्यक्ति के शव पर कुछ व्यावसायिक चिन्ह पाए जाते हैं। जैसे दर्जी होगा तो उंगलियों में छेद होंगे, कारखाने में काम करने वाला होगा तो उसके हाथों की अंगुलियां व नाखूनों में ऑयल व ग्रीस के कण विद्यमान होंगे। पत्थरों का कोई काम करता है तो उसकी हाथों की बनावट व हाथों में जगह जगह त्वचा मोटी व अत्यंत मोटी मिलेगी। इसके आधार पर उसकी व्यवसायिक कार्यों की भी पहचान की जा सकती है। इसके साथ साथ फोटो चित्र भी लेना चाहिए। फोटो चित्र लेना, शव का फोटो चित्र लेना आवश्यक हो जाता है, जिसे विशेष कर अज्ञात शव का, अगर कोई अज्ञात शव है तो उसका फोटो लिया जाना चाहिए और उसे अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। ये भी सीधा व अलग अलग कोणों से लेना चाहिए, जबकि कभी भी उसके प्रेक्षक परिवार वाले उसकी निशानात करें तो उससे मदद मिल सके। अगर कोई गोदन चिन्ह है, कोई टैटू चिन्ह है, मृत शरीर के किसी भाग पर कोई सामान्यतः हाथ पांव पर या चेहरे पर गोदन चिन्ह पाए जा सकते हैं, जिसमें सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, देवी देवताओं के चित्र, जानवरों पक्षियों के चित्र आदि गुदवाते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा पाया जाता है। इसी भांति आदिवासी इलाकों में लोग यह गोदन की प्रथा अधिक देखने को मिलती है। कुछ स्त्रियां अपने जननांगों पर तथा उसके आसपास गोदन का कार्य करवाती हैं, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की जा सकती है। इसके अलावा मृत्यु का समय जांच करना, मृत शरीर का तापमान नोट करने के लिए उस शव के गुद्दा में थर्मामीटर डाला जाता है, जिससे मृत शरीर का तापमान नोट किया जाता है। वैसे तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, परंतु मरने पर शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के बराबर आ जाता है, जिससे वातावरण के अनुसार शरीर के तापमान में परिवर्तन होता है। 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले 6 घंटे में प्रति घंटे के हिसाब से तापमान गिरता है और 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति घंटे के हिसाब से तापमान गिरता है। इस प्रकार से गणना करके मृत शरीर के तापमान के आधार पर मृत व्यक्ति की मृत्यु का समय ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा अभिरंजन, जो मैंने पहले बताया था कि मृत शरीर जहाँ पर जिस अवस्था में पड़ा होता है, जिस कोण से पड़ा होता है, अर्थात शरीर के आधार पर शरीर के आधार भाग की तरफ रक्त आ जाता है तथा त्वचा के ऊपर जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उनमें जमा हो जाता है। इसी भांति मरने के पश्चात शरीर का रक्त और शरीर के निचले वाले भाग में चमड़ी की छोटी छोटी खून की नसों में एकत्रित हो जाता है, जिससे एक प्रकार का रंग दिखाई देता है। इसे अभिरंजन कहते हैं। यह अभिरंजन 4 से 6 घंटों में पूरा बनकर तैयार हो जाता है। शरीर का जो भाग जमीन पर टिका हुआ है उस भाग के दबाव की वजह से उस जगह पर अभिरंजन नहीं बनता। शरीर अकड़न के बारे में मैंने बताया था कि मृत शरीर में अकड़न आना प्रारंभ हो जाती है, जो भिन्न भिन्न समय पर आती है। अकड़न के आधार पर उसकी मृत्यु का समय भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके साथ साथ शरीर का सड़ना, शरीर के मृत हो जाने के पश्चात शरीर सड़ जाता है, जो कि वातावरण, स्थान आदि पर निर्भर करता है। सड़ने पर रंग परिवर्तन हो जाता है, जिससे गैस निकलती है, जिसकी गंध बड़ी ही खराब होती है। इसके अलावा मैक्टस या उद्भेजने, मृत शरीर के सड़ जाने पर कीड़े लग जाते हैं, जो कि शरीर को खाना चालू करती है। यह 8 से 24 घंटों के बाद स्टार्ट हो जाता है। हाथ देखना, मृत शरीर का हाथ देखा जाना चाहिए ताकि मृत्यु से संबंधित कोई साक्ष्य मिल सके कि उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई तो नहीं है, जैसे बाल रंग लगा हो या दूब, कपड़ा, रेशा या कोई भौतिक वस्तु जिससे अपराधी का पता चल सके। अगर कोई नीलगु चोट है तो उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। आंतरिक शव परीक्षण की बात करें हम, आंतरिक शव परीक्षण सदैव सूर्योदय के पश्चात व सूर्यास्त से पूर्व किया जाना चाहिए। जिस शव का परीक्षण किया जाना है उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने में शव का आंतरिक परीक्षण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कार्य बहुत मुश्किल एवं पेचीदा है, जिसका एक कुशल एवं अनुभवी चिकित्सक ही अच्छी तरह से संपन्न कर सकता है। इसमें विष के मामलों में अंत्यशों को निकालकर बाल व नाखून के अलावा अंत्यशों को आर्सेनिक में 2 सप्ताह तक रखा जाता है। एक सफल शव परीक्षण निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है। छाती में फेफड़े और हृदय, पेट में कलेजा, गुर्दा, उदर, तिल्ली, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि का, खोपड़ी, सिर, मस्तिष्क इत्यादि देखा जाता है और जननांगों में गर्भपात व बलात्कार के मामले में चेक किया जाता है। आंतरिक शव परीक्षण करने के लिए जब चाकू से पेट को फाड़ा जाता है तो तेज आवाज़ होती है और तीक्ष्ण दुर्गंध गैस निकलती है। फेफड़े की बात करें हम
तो फेफड़ों को मूल से काटकर उनका परीक्षण किया जाता है। फिर किरीटी स्तय या समीधार्थी स्तय में आसपास समानांतर रेखाएं पर चाकू से काटकर जांच की जाती है। सभी लासिका ग्रंथियों को काटकर देखा जाता है। श्वसन नली और रस नलियों को भी इस शाखाओं की परीक्षा की जाती है। हृदय का भी भार 6 से 8 आउंस होता है। यही दिया है यार, हाँ 6 से 8 बाउंस होता है। परीक्षण हेतु हृदय को भी चीरा जाता है। हृदय की क्षति के मामले में परीक्षा के साथ साथ हृदय रोगी, हृदय पेशियाँ, अंतर्हृदयकला, कपालिका और हृदय धमनियों को भी सावधानी, सतर्कता से, सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए। कलेजे के बारे में मानो कि जिगर का भार 2 पाउंड 10 आउंस से लगाकर 2 पाउंड 8 आउंस तक होता है। इसका साइज 12 × 7 × 3.5 होता है। मृत्यु के कुछ ऐसे मामले विशेष रूप से होते हैं जिनमें जिगर की जांच करना आवश्यक होता है, जैसे किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या कोई गिरने से हो जाती है, या हिंसा या बल प्रयोग करने पर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो चोटों या क्षतियों के निशानों को शव परीक्षण के समय ढूंढा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार की चोटें जिगर के दाईं तरफ पाई जाती है। पित्ताशय को भी काट कर देखा जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में पित्ताशय को रासायनिक परीक्षण के लिए भी भेजा जाता है। तिल्ली, जिसका भार 3 से 4 आउंस होता है, कभी कभी इसमें भी चोटें पाई जाती है। सामान्यतः उन तिल्लियों में पाई जाती है जो बड़ी हुई आकार की होती है। गुर्दा, मनुष्य में गुर्दा मेरुदंड के कशेरुकों से सुरक्षित अवस्था में स्थित रहता है। इसकी संख्या 2 होती है। इनकी आकृति सेब के बीज के समान होती है। इनका आकार 4 × 2 × 1 होता है। इनका भार 3 से 4 आउंस होता है। उदर की बात करें हम, उदर का भार 5 से 6 आउंस होता है। साथ ही छोटी आंत, बड़ी आंत का भी परीक्षण किया जाता है। इनमें काटकर अलग कर दिया जाता है, जिससे विशेष रूप से हिंसात्मक मृत्यु के मामलों में देखा जाता है कि कई आंतें कटी तो नहीं है। मूत्राशय, गर्भाशय, डिंब ग्रंथियों का भी सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है। तिल्ली की बात करें हम, तिल्ली जो काले या गहरे भूरे रंग की पाई जाती है, कि लंबाई 5 × 3 × 1 होती है तथा इसका भार 3 से 4 आउंस होता है। इसके अलावा आमाशय, विष से अगर कोई मृत्यु होती है तो जठर को दोनों ओर से बांधकर बीच में से काटा जाता है। फिर उससे साफ ट्रे में रखकर वक्र रेखा से खोला जाता है तथा उसमें जो भी अवयव प्राप्त होता है उसका सावधानीपूर्वक व सतर्कता से उसका परीक्षण किया जाता है। शरीर के ऊतकों में विष के कारण नवीनतम परिवर्तन को विष विशेषज्ञ ज्ञात कर लेते हैं। जो अवयव प्राप्त हुआ है वो क्या क्या हो सकते हैं, यह क्या है, यह कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ है, अवयव का रंग कैसा है, भोजन के पाचन की स्थिति क्या है, उसमें कोई संदिग्ध पदार्थ तो नहीं है, आगंतुक शल्य तो नहीं है, श्लेष्मा कला पर रक्त का स्राव तो नहीं है, नील तो नहीं है, वर्णी भवन तो नहीं है, आदि का जानकर चिकित्सक द्वारा सफलतापूर्वक सब परीक्षण किया जाता है। पेट खोलकर देखने पर पता चलता है कि भोजन कितना पचा है। भोजन 4 से 6 घंटे में पचकर उधर से अंतों में चला जाता है, यानी पेट से अंतों में आ जाता है। इससे पहले वह व्यक्ति अगर मर जाता है तो भोजन पेट में ही मिलेगा। खोपड़ी के बारे में अगर सब परीक्षण किया जाए तो सबसे पहले सबको किसी मेज पर पीठ के बल लिटा दिया जाता है। तब गर्दन को खिंचाव की स्थिति में लाने के लिए कंधे को नीचे के कान से दूसरे कान तक अर्धवर्तुलाकार छेदन सिरावलक किया जाता है, जिसके 2 लाभ है। यदि चोट के कारण सिरावल के नीचे रक्त जमा हो गया तो वह दिखाई दे जाता है एवं खोपड़ी के उगड़ जाने से अस्थि भंग का पता लग जाता है। फिर छेनी हथौड़े की सहायता से धीरे धीरे खोपड़ी के ऊपरी भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है और छेनी व हथौड़े का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं खोपड़ी के भीतरी भाग में मस्तिष्क आदि को चोट न लग जाए। उक्त कार्य सावधानीपूर्वक करना होता है। जहाँ खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा अलग हो जाता है तो उसे प्रकाश में अच्छी तरह से देखना चाहिए, ताकि हड्डियों पर एक झिल्ली जैसे ड्यूरोमीटर कहते हैं परीक्षा की जाती है। देखा जाता है कि कहीं झिल्ली पर रक्तस्राव तो नहीं है। इसके अलावा मस्तिष्क भी खोपड़ी खोल देने के पास मस्तिष्क का परीक्षण किया जाता है और इस खोपड़ी में से मस्तिष्क के निकालने की क्रिया प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए बाएं हाथ की 4 उंगलियां मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच डालकर उनके हल्के हल्के पीछे की ओर लाया जाता है। फिर दाएं हाथ की कैंची मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच की तंत्रिकाएं तथा रक्त वाहिनियों को आगे से पीछे की ओर काटते जाते हैं तथा अनुमस्तिष्क को सुरक्षित रखते हुए छेदी का काटा जाता है। अंत में बाएं हाथ से अनुमस्तिष्क को पकड़कर मस्तिष्क उठा लिया जाता है। मस्तिष्क को परीक्षण के लिए किसी साफ तस्तरी में रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से शराब के वादों में इसका परीक्षण किया जाना अनिवार्य होता है। इसे किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव में नहीं डालना चाहिए। मेरुदंड
पेट के बल लिटाकर छाती के नीचे पाटियाँ रखकर फिर मेरुदंड की पूरी लंबाई की रेखा में पश्चकाल से त्रिशंकु के निचले छेद करते हैं। इससे पश्चात रेखा के दोनों ओर की समांतर रेखाएं पर आरी द्वारा फलक पूरी मेरुदंड की लंबाई में काट लेते हैं और छेनी द्वारा काटकर हटा देते हैं। इससे ड्यूरा पदार्थ दिखाई देने लगता है। तो पूरी लंबाई को मध्य रेखा में काट लेते हैं। यह अवश्य देखना चाहिए कि किसी भाग में अर्बुद, रक्तस्राव या पूरा शोध तो नहीं है। गर्दन क्षति, चोट, हिंसा, गला दबाकर की गई है या हत्या, मृत्यु के मामलों में गर्दन की सूक्ष्म परीक्षा महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए गर्दन का अलग अलग तहों में काट दिया जाता है। फिर क्षति या बंधक की निशानों की स्थिति, गुण, धर्म, चौड़ाई आदि पर ध्यान दिया जाता है। कंठिका आदि को उंगलियों से दबाकर देख लिया जाता है। गर्दन की बात करें हम तो गर्दन की क्षति, चोट या हिंसा या गला दबाकर अगर की गई हत्या है या मृत्यु के मामले में कोई गर्दन के सूक्ष्म परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए गर्दन को अलग अलग तहों में काट लिया जाता है। फिर क्षति या बंधक के निशानों की स्थिति, गुण, धर्म, चौड़ाई आदि पर ध्यान दिया जाता है। कंठिका आदि को भी उंगलियों से दबाकर देख लिया जाता है कि कहीं हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि सामान्यतः गला घोंटकर मृत्यु कारित करने पर गर्दन में हाइड बोन होती है, वो टूटी हुई मिलती है, जो कि इसका निर्णायक बिंदु है कि यह मामला आत्महत्या कर हत्या की गई है। इसके अलावा जननांग, बलात्कार, गर्भपात इत्यादि के मामले जननांगों का भी बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए और ये महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अंतस्यों का एकत्रित करना, जो सब परीक्षण है वो 6 टॉपिक है अपना। अंतस्यों को एकत्रित करना, प्रिजर्वेशन ऑफ विसराज। जहर खाकर या जहरीला पदार्थ खाने से होने वाली मृत्यु के मामलों में शव परीक्षण करते समय मृत शरीर के निम्नलिखित भागों व उनसे मिलने वाले घावों को एकत्रित करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाता है, जिससे यह पता चल सके कि मृतक व्यक्ति की मृत्यु किस विष के खाने से हुई है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसमें 2 चौड़े मुँह की बोतलें लेंगे और एक पतले मुँह की कांच की बोतल काम में ली जाती है। बोतल नंबर 1 जो होगी उसमें उदर में खाने के लिया जाता है। उसमें पेट के खाने सहित कोई पार्ट्स लिया जाता है और 1 फुट छोटी आंत काट कर जिसे लिया जाता है। उसमें शीशी का 1/4 भाग ही खुला रखते हैं। बाकी के 1/4 भाग में प्रिजर्वेटिव डाल करके उसको कांच का ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं। बोतल नंबर 2 होती है, इसमें कलेजा 1 पाउंड, अगर कलेजा छोटे बच्चे का है तो 1 पाउंड से कम हो तो ऐसी स्थिति में पूरा कलेजा लिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कलेजा बड़ा है तो 1 पाउंड लेंगे, अगर कलेजा बच्चे का है, छोटा है, 1 पाउंड से कम है तो वो पूरा कलेजा ही फिर ले लेंगे। तिल्ली पूरी ली जाती है। अगर किसी केस में तिल्ली बढ़ी हुई हो तो उसमें उसका थोड़ा सा भाग काट कर लिया जाता है। जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो डायग्राम में, ये एक बोतल है कांच की, वो एक इसमें उदर और 1 फुट छोटी आंत इसमें डाल दी गई है। इस दूसरी के अंदर यकृत 1 पाउंड, तिल्ली पूरी की पूरी है, किडनी दोनों का है, समानांतर भाग इसमें डाला गया है और ये प्रिजर्वेटिव विलियन का नमूना है। उपरोक्त अंगों को केवल बोतल नंबर 2 में प्रिजर्वेटिव के साथ डाल दिया जाता है ताकि अंत से सड़े गले नहीं। जो पार्ट्स, जो ऑर्गन्स लिए गए हैं वो सड़े गले नहीं, इसलिए प्रिजर्वेटिव के साथ उसको डाल दिया जाता है। साथ ही ये सारे भाग में प्रिजर्वेटिव बोतल में इतना ही डालना चाहिए कि बोतल का 3/4 भाग भर जाए तथा 1/4 भाग खाली रहना चाहिए ताकि गैस बन जाने पर बोतल टूटे नहीं या फूटे नहीं। साथ ही बोतल पर ढक्कन भी कांच का लगाना चाहिए। जो बोतल नंबर 3 होती है, प्रिजर्वेटिव जो काम में लिया गया है उसका नमूना इस बोतल में रखा जाता है, ये वाले में। उपयुक्त 3 शीशियों पर ढक्कन लगाकर चपड़ी से सील करके रखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष जो स्थितियां हैं उनमें निम्न चीज़ों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए, जैसे मलमूत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए। हृदय या मस्तिष्क का थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसे रेक्टिफाइड स्पाइरेट में संरक्षित किया जाता है। फेफड़ों व हृदय का रक्त भी शीशियों में संरक्षित किया जाता है। इनके साथ साथ प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता, ये विभिन्न विष में संरक्षित किया जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस, साइट्रोसाइनिक अम्ल, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म इत्यादि में इसका परीक्षण किया जाता है। इसका वो जो पार्ट्स लिया जाता है विसरा। सेम्ब्रोस्पाइनल लूड, ये एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो कि मस्तिष्क के चारों ओर घूमता रहता है। यह अल्कोहल के मामले में काम में लिया जाता है। चमड़ी या मांस का
संरक्षण। जब कभी इंजेक्शन द्वारा विष लिया जाता है, विष लिया गया हो तो उस चमड़ी के भाग तथा उसके नीचे के भाग को संरक्षित किया जाता है। लंबी हड्डियों के हिस्से को भी विष खाने पर संरक्षित किए जाते हैं, जैसे संख्या या आर्सेनिक खाने पर, जस्ता खाने पर, बाल या केस खाने पर होता है। धातु के विष के मामले में बालों को संरक्षित किया जाता है। उदाहरणार्थ नेपोलियन बोनापार्ट के आर्सेनिक विष देकर ही मारा गया था, जिसका पता उसके बालों का परीक्षण करने से लगा। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब मृतक के शव का परीक्षण कार्य उपरोक्त अनुसार किया जाता है, पूरा हो जाता है, तो चिकित्सा अधिकारी ने या तो चिकित्सकों के दल ने शव परीक्षण किया है, उनको अपनी राय व्यक्त करनी होती है, जिसमें मुख्य रूप से परीक्षण के आधार पर मृत्यु का कारण बताना होता है। यह राय एक रिपोर्ट के रूप में दी जाती है, जैसे कि शव परीक्षण रिपोर्ट कहा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। यह राय एक रिपोर्ट के रूप में देते हैं। इसी दीक्षित के मामले में न्यायालय ने कहा कि शव परीक्षण रिपोर्ट कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। इसमें न्यायालय में चिकित्सक अपनी याददाश्त ताज़ा करके अपना साक्ष्य देता है। शव परीक्षण रिपोर्ट सदैव 3 प्रतियों में तैयार की जाती है, जिसमें एक प्रति पुलिस अधिकारी को, एक प्रति संबंधित न्यायालय को और एक प्रति चिकित्सक को अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रखनी चाहिए। रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसे मृतक का नाम, पूरा पता, मृत्यु की तारीख, मृत्यु का समय, मृत्यु का स्थान, शव परीक्षा का आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, शव की शिनाख्त करने वाले व्यक्ति का नाम, शव की परीक्षण के लिए लाने वाले व्यक्ति का नाम, और इसके अगर क्षति के कोई चिन्ह है, कोई चोट है तो उनका उस पर विवरण दिया जाना चाहिए। मृत्यु का कारण भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए, और अगर मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से बताने जैसी स्थिति में नहीं होगी तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है। अपनी राय के आधार पर भी बताना आवश्यक है। डॉक्टर को अपनी राय भी बताना पड़ता है कि इसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। ऐसी रिपोर्ट परीक्षण के 24 घंटों के भीतर तैयार कर ली जानी चाहिए। जहां रासायनिक परीक्षण आवश्यक हो वहां ऐसा सुझाव निसंकोच देना चाहिए। तो ये अपना था पोस्टमार्टम किस प्रकार से किया जाता है शव परीक्षण का। शव परीक्षण का हमने सामान्य अर्थ पढ़ा, शव परीक्षण का उद्देश्य पढ़ा, शव परीक्षा से पूर्व जो सावधानियां बरती जानी है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। शव परीक्षा करने का समय क्या होगा, शव परीक्षा कैसे की जाएगी, यानी बाह्य शव परीक्षा और आंतरिक शव परीक्षा, अंतस्यों को एकत्रित करना, प्रिजर्वेशन ऑफ विसराज, और कुछ विशेष परिस्थितियों में चीज़ों को भी संरक्षित किया जाना, ये हमने पोस्टमार्टम के अंतर्गत पढ़ा है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।